मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको शाहजहां से जुड़ा हुआ है और यह शाहजहां से जुड़ा हुआ हमारा पार्ट 2 टॉपिक होगा। और इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि शाहजहां से जुड़े हुए जो कुछ टॉपिकें थी उसको हम लोग क्लियर किए थे। लेकिन आज हमें इस टॉपिक में क्या जानना है कि शाहजहां के जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसके बारे में जानना है और परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, शाहजहां के साम्राज्य विस्तार नीति में सबसे पहले हम जानेंगे आपको गोलकुंडा के बारे में और अहमदनगर के बारे में। ठीक है, तो ये जो अहमदनगर है, तो अहमदनगर का जो विजय प्रारंभ हुआ था, यानी कि अहमदनगर के जो शासक थे उसने शाहजहां को परेशान करना जो शुरू किया था 1629 में ही शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अहमदनगर और गोलकुंडा को क्या हुआ था कि शाहजहां ने अंत में क्या किया कि 1636 आते आते उसको संधि करने के लिए क्या कर लिया, विवश कर लिया। तो एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि गोलकुंडा और बीजापुर जो था वह मुगल साम्राज्य के अधीन कब आ गया था? तो 1636 ईस्वी में ही आ गया था। इसी में से एक और भी महत्वपूर्ण चीज पूछे जाते हैं एग्जाम के व्यू से कि गोलकुंडा के किस वजीर ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो वह था आपको मीर जुमला था। आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि गोलकुंडा के जो वजीर है उसका नाम क्या है? मीर जुमला, यानी कि इनका जो मूल नाम है मोहम्मद सैयद। इसी ने क्या किया था कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो था वो आपको भेंट किया था। कोहिनूर हीरा से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोहिनूर हीरा मिला था कहाँ से? तो कोहिनूर हीरा जो मिला था वो आपको गोलकुंडा के खान से मिला था। और इस कोहिनूर हीरा को जब शाहजहां प्राप्त किया तो उसने इसे मयूर सिंहासन में जरवाया था। और अभी जो ये कोहिनूर हीरा है वह ब्रिटेन की महारानी के ताज का शोभा बढ़ाती है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां को क्या होता है कि कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो वह आपको मीर जुमला भेंट किया था। ठीक है, अब है कि शाहजहां जो है वह कंधार को क्या करता है कि अपने शासनकाल के दौरान ही जीत लेता है। और कंधार को लेकर मुगलों और ईरानियों के बीच में क्या होता है कि हमेशा संघर्ष होता रहता है। तो ईरानी जो है कंधार को 1622 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में ही मुगलों से छीन लेता है। लेकिन 1628 आते आते शाहजहां फिर से कंधार को अपने अधीन ले लेता है। लेकिन ज्यादा दिनों तक ये जो कंधार है मुगलों के अधीन नहीं रहता है और शाहजहां के शासनकाल में ही 1648 ईस्वी में कंधार जो है वो मुगलों के हाथ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसके अलावे शाहजहां जो है मध्य एशिया के जो अभियान है, मध्य एशिया अभियान में भी वह असफल रहा था। ठीक है, तो ज्यादातर शाहजहां जो था वह साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। ठीक है, और ये जो अहमदनगर और गोलकुंडा जो है ये आपको दक्षिण भारत के साम्राज्य विस्तार नीति के तहत आती है शाहजहां के। अब हम आगे चलते हैं कि शाहजहां का जो काल है उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा कि शाहजहां के शासन काल को क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि इनके काल में बहुत सारे भव्य इमारतें जो थी उसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि शाहजहां ने इसलिए ज्यादा स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान दिया कि इसके काल में काफी ज्यादा क्या था कि आपको अकाल पड़ा था। इस अकाल के दौरान ही इसने क्या हुआ था कि मजदूरों की स्थिति का लाभ उठाया और कई प्रकार के किलों का जो निर्माण है वह सामरिक दृष्टि से करवाया। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि शाहजहां ने किन किन इमारतों का निर्माण कराया। शाहजहां के द्वारा जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसने आगरा के किले में, ठीक है, क्या किया था कि दीवान-ए-आम जो कि 1628 में निर्माण कराया था। दीवान-ए-खास 1637 में इसका निर्माण कराया था। इसके बाद है मोती मस्जिद जो कि 1554 में आगरा के किले में इसका निर्माण हुआ था। और एक आपको ताजमहल, यानी ताजमहल बोले तो अमर प्रेम के प्रतीक इमारत हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ताजमहल का जो निर्माण हुआ था 1632 से 1648 ईस्वी में। और इस ताजमहल का निर्माण मुमताज की याद में हुआ था। मुमताज जिसका मूल नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम था और यह असफ खां की पुत्री थी। शाहजहां मुमताज से काफी ज्यादा प्रेम करते थे
लेकिन जब मुमताज अपने 14वें संतान को जन्म दे रही थी, इसी क्रम में 1631 ईस्वी में बुरहानपुर तत्काल मध्य प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शाहजहां मुमताज के जो सुंदरता थी उसके समक्ष एक मूर्ति तो बना नहीं सकता था, क्योंकि यह इस्लाम के क्या थे, अनुकूल थे। तो इसने क्या किया कि ताजमहल को ही मुमताज के जो सुंदरता थी उसकी स्मृति में इसे क्या कर दिया, ढाल दिया। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ताजमहल का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1632 से 1648 में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किसके याद में? तो आपको यानी कि मुमताज महल के याद में। मुमताज महल कौन थी? तो शाहजहां की पत्नी थी और इनका मूल नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम। लेकिन इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में भी क्या किया था कि कुछ स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिए थे। इन्होंने यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नगर को बसाया था 1638 में, और 1648 में इसने क्या किया कि आगरा से राजधानी परिवर्तित करके फिर आपको दिल्ली ले आया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आगरा से राजधानी परिवर्तित करके आपको शाहजहानाबाद यानी दिल्ली कौन लाया था? तो आपको शाहजहां लाया था। देखिए, और मुगलों की कई सारी राजधानी जो थी वो आपको क्या हुई कि समय समय पर परिवर्तित होती रही। जैसे सबसे पहले जो मुगलों की राजधानी थी वो आपको कहाँ थी? आगरा थी, जो 1526 से 1571 ईस्वी तक रही थी। फिर 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगलों की राजधानी जो थी फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फिर 1585 से लेकर आपको 1598 ईस्वी तक मुगलों की जो राजधानी रही लाहौर रही। 1598 से लेकर 1648 ईस्वी तक मुगलों की राजधानी फिर आगरा चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि 1648 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा से राजधानी को परिवर्तित करके आपको शाहजहानाबाद ले आया, और 1648 से लेकर 1857 तक मुगलों की जो राजधानी रही वो आपको दिल्ली रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी राजधानी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप इसे क्लियर रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि लाल किला का निर्माण कराया, ठीक है। 1638 में लाल किला का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। जामा मस्जिद 1648 में ही लाल किला के नजदीक इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा शाहजहां लाहौर में भी क्या किए थे कि शालीमार बाग का निर्माण 1637 में करवाए थे। तो इस प्रकार से क्या है कि शाहजहां के द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण योगदान का हम यहाँ पर क्या किए, उल्लेख किए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि आगरा के किले में दीवान खास, मोती मस्जिद, ताजमहल, इस सबका निर्माण कौन कराया था? तो हम क्या कहेंगे? शाहजहां। इसके अलावा दिल्ली में शाहजहानाबाद, लाल किला, जामा मस्जिद, इस सबका निर्माण कौन कराया था? शाहजहां। लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण कौन कराया था? शाहजहां कराया था। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, केवीसी का जो 2017 का सीजन हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि लाल किले के दक्षिणी द्वार को क्या कहा जाता है? तो देखिए, लाल किले के जो दक्षिणी द्वार है उसको आपको दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली दरवाजा। आपको याद रखना है कि लाल किले के जो दक्षिणी द्वार है उसको क्या कहा जाता है? तो दिल्ली दरवाजा। और पश्चिमी द्वार को आपको लाहौरी दरवाजा भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि लाल किले के पश्चिमी दरवाजा को क्या कहा जाता है? तो आपको लाहौरी दरवाजा। वहीं आपको दक्षिणी द्वार को क्या कहा जाता है? दिल्ली दरवाजा। शाहजहां इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक मयूर सिंहासन का क्या किया था? निर्माण कराया था, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण कौन कराया था? तो वह आपको शाहजहां ने करवाया था, और इसके जो प्रमुख कलाकार थे वो आपको बेबादल खां थे। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह ने किया था? तो वो आपको कौन किया था? यानी कि शाहजहां ने, यानी कि मयूर सिंहासन का निर्माण कराया, और इसके जो प्रमुख कलाकार थे वो आपको बेबादल खां थे। तो इस प्रकार से इसको भी आपको क्या करना है? क्लियर रखना है। अब आइए, अब शाहजहां इसने सिजदा और पायबोस प्रथा को क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो आपको यहाँ से समझना है कि ये सिजदा और पायबोस होता था क्या? तो यह मुगल दरबार में प्रणाम करने का क्या होता था? एक तरीका होता था। तो देखिए, तो सिजदा में क्या होता था कि घुटने पर बैठकर सिर को झुकाना होता था। पायबोस में क्या होता था? सुल्तान की चरणों को चूमना होता था। तो शाहजहां इस सिजदा और पायबोस को इस्लाम के विपरीत मानते थे, यानी कि इस्लाम के अनुकूल इसे नहीं मानते थे। इसीलिए उसने इस दोनों प्रथा को बंद करके क्या किया कि जमीबोस प्रथा को क्या किया? शुरू किया। तो जमीबोस में होता था क्या? तो इसमें आपको जमीन को चूमना होता था, यानी कि यह भी दरबार में अभिवादन का क्या होता था? एक तरीका होता था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सिजदा प्रथा को किसने बंद कर दिया था? तो शाहजहां ने। सिजदा का अर्थ क्या होता था? घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। पायबोस का अर्थ क्या होता है? तो सुल्तान के चरणों को क्या करना? चूमना। ऐसी प्रथा को शाहजहां ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है। और उसके स्थान पर जमीबोस प्रथा को शुरू किया। जमीबोस का अर्थ होता है जमीन को चूमना, ठीक है। आइए,
अब एक इनके दरबार के जो प्रमुख दरबारी चित्रकार थे वो आपको मीर हासिम थे, अनूप थे और मोहम्मद फकीर थे। तो शाहजहां के काल आते आते क्या हुआ कि चित्रकारी में आपको भड़काऊ रंग का प्रयोग होने लगा। इससे क्या हुआ कि जो चित्र की जो प्रकृति होती थी वह उतनी अच्छी नहीं रह पाती थी। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह के समय आते आते चित्रकारी में आपको काफी ज्यादा रंगों का प्रयोग होने लगा था, काफी ज्यादा उसको आकर्षक बनाया जाने लगा था। तो वह था आपको शाहजहां के काल में, और इसके दरबार के यानी शाहजहां के काल के जो प्रमुख चित्रकार थे वो आपको मीर हासिम, अनूप और मोहम्मद फकीर थे। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ था कि अपने दरबार में संस्कृत कवियों को भी आश्रय दिया था। तो इनके दरबार के जो संस्कृत कवि थे वो आपको बंशीधर मिश्र थे और हरिनारायण मिश्र थे। याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र किसके दरबार के प्रमुख संस्कृत कवि थे, तो वह आपको किसके दरबार के, शाहजहां के दरबार के प्रमुख संस्कृत कवि थे। इसके अलावा इन्होंने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि प्रदान किया था। वहीं आपको हिंदी कवि जगन्नाथ को इन्होंने महाकवि राय की उपाधि प्रदान किए थे। तो ये प्रश्न आपको काफी ज्यादा पूछा जाता है कि संगीतज्ञ लाल खां को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी थी, तो आपको गुण समंदर की, जबकि हिंदी कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि जो थी प्रदान की थी। शाहजहां के सभी संतानों में, सभी संतान बोले तो दारा सिको, औरंगजेब हो गया, शाह शुजा हो गया, मुराद बख्श हो गया। क्या हो गया, मुराद बख्श हो गया। ठीक है, तो ये जो शाह शुजा है, मुराद बख्श है, औरंगजेब है और दारा सिको है, जहां रहा है, रोशन आ रहा है, गौहर आ रहा है। तो शाहजहां के जो टोटल 7 संतान थे, उन 7 संतानों में जो सबसे ज्यादा विद्वान था वो आपको दारा सिको था। कौन था, दारा सिको। ठीक है, तो इस दारा सिको ने क्या किया था कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, अनुवाद करवाया था और उसका नाम दिया था सर-ए-अकबर। क्या नाम दिया था, सर-ए-अकबर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर-ए-अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपको दारा सिको हो जाएगा। दारा सिको कौन था, तो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, और ये काफी विद्वान भी थे। ठीक है, और ये कादरी सिलसिले से संबंध रखते थे। तो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि मुगल जो राजकुमार थे या शाहजहां के जो बेटा था दारा सिको, उसका संबंध सूफी सिलसिले के किस सिलसिले से था, तो वो आपको कादरी सिलसिले से था। ठीक है, और यह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी के क्या थे, शिष्य थे। तो यहाँ से इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे कि दारा सिको का जो संबंध था कादरी सिलसिले से था, और दारा सिको जो था शाहजहां के पुत्रों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था, और इसने सर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का क्या किया था, फारसी में अनुवाद कराया था। अब एक शाहजहां के अंतिम दिनों में एक उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। और उत्तराधिकार युद्ध जो था यानी कि पिता के खिलाफ पुत्रों का विद्रोह जो था वह अकबर के समय में ही शुरू हुआ था 1599 में, जब जहांगीर ने क्या किया था कि अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। फिर जहांगीर के समय ही क्या हुआ था कि खुसरो ने 1606 में विद्रोह आरंभ कर दिया था। फिर जहांगीर के खिलाफ ही 1623 में शाहजहां ने भी विद्रोह को क्या किया था, शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में शाहजहां ने माफी मांग लिया। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन शाहजहां के अंतिम समय में यह उत्तराधिकार युद्ध का जो स्थिति था काफी विकराल रूप धारण कर लिया। शाहजहां 1657 ईस्वी में बीमार पड़ गया। तो बीमार अवस्था में ही उसने अपने बड़े पुत्र दारा सिको को राजकुमार घोषित कर दिया। लेकिन यह मुगल कानून जो था यासा, इसके विरुद्ध था, क्योंकि यासा कानून जो था जिसे मंगोलिया के शासक चंगेज खान ने लागू किया था, और इसके अनुसार कहा गया था कि जो उत्तराधिकारी होंगे उसका चुनाव होगा। तो स्वाभाविक सी बात थी कि शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध होना जो था वह लाजमी था। तो शाहजहां जब बीमार पड़ा उस समय दारा सिको जो थे वो आपको आगरा में थे, औरंगजेब जो थे दक्षिण भारत में थे, वहीं आपको शाह शुजा जो थे वो आपको गुजरात में थे, मुराद बख्श जो थे बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो शाहजहां के पुत्रों के बीच में 4 क्या हुआ था, उत्तराधिकार हुआ था। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और आपको खजुआ का युद्ध। तो बहादुरपुर का युद्ध जो हुआ था 1658 में, धर्मट का युद्ध 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में और खजुआ का युद्ध जो हुआ था 1659 में। डेट को आप अपना याद कर लेंगे। ठीक है, तो बहादुरपुर के युद्ध में क्या हुआ था कि दारा ने शाह शुजा को क्या किया, पराजित किया।
फिर धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया और यहाँ पर दारा को क्या हुआ कि लाहौर भागना पड़ा। बाद में क्या हुआ था कि राजद्रोह के अपराध चलाकर औरंगजेब ने दारा सिखों को क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। फिर है खजुआ का युद्ध। तो खजुआ का युद्ध जो हुआ था वो आपको 1659 में हुआ था। तो इसमें औरंगजेब ने शाह शुजा को क्या किया था, पराजित किया था। और शाह शुजा की हत्या जो थी वो आपको एक स्थानीय जाति के लोगों ने 1661 ईस्वी में कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि औरंगजेब के समक्ष कोई चुनौती अब बचा ही नहीं और औरंगजेब जो थे अब खुले मन से क्या हुआ कि शासन करने लगा, स्वतंत्र होकर शासन करने लगा। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध जो हुआ था वह किनके पुत्रों के बीच हुआ था? तो वह आपको शाहजहां के पुत्रों के बीच में हुआ था और यह एक उत्तराधिकार युद्ध था। कैसा युद्ध था? उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है, और औरंगजेब जो होते हैं फिर इसी उत्तराधिकार युद्ध के समय 1658 में शाहजहां को कैद कर लेता है, जहां 1666 ईस्वी में शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जीवन के अंतिम 8 वर्ष किस मुगल बादशाह ने जेल में व्यतीत किया था? तो वह था आपको शाहजहां। और शाहजहां को कैद कौन किया था? औरंगजेब ने कैद किया था। ठीक है, और किनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था? तो आपको शाहजहां के पुत्रों के बीच में। और ये भी प्रश्न आपको केबीसी का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि किनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था? तो आपको शाहजहां। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।